Assalamu alaikum dear student, your chemistry teacher Qasim Zia. Today's my topic is empirical formula, molecular formula, comparison and combustion analysis. तो चलें स्टार्ट लेते हैं. First of all, we go on comparison of empirical formula and molecular formula. तो my dear student, empirical formula by definition a formula which shows simplest atomic ratio. A formula which shows simplest atomic ratio between atoms, and by dear son, molecular formula, a formula shows actual number of atoms of elements present in compound. Second one, my dear स्टूडेंट, इंपेरिकल फार्मूला एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला में सेकंड जो कंपैरिजन है वो ये जो इंपेरिकल फार्मूला जैसी टर्म है इसको हम यूज कर सकते हैं दोनों स्पीशीज के लिए, मतलब मॉलिक्यूलर स्पीशीज के लिए भी और आयनिक स्पीशीज के लिए भी. तो इट इज यूज्ड फॉर मॉलिक्यूलर प्लस आयनिक कंपाउंड्स बोथ इक्वली. एंड माय डियर सन, मॉलिक्यूलर फार्मूला नाम से जाहिर है तो ये सिर्फ ऐसे ही कंपाउंड्स के लिए यूज करते हैं जिनके मॉलिक्यूल्स एग्जिस्ट करते हैं, यानी मॉलिक्यूलर स्पीशीज के लिए ही इसको यूज कर सकते हैं. तो मॉलिक्यूलर कंपाउंड्स, इट इज यूज्ड फॉर मॉलिक्यूलर कंपाउंड्स ओनली. तो मैं इन दोनों चीजों को फिर से जरा थोड़ा रिवाइज करवा दूं. माय डियर स्टूडेंट, फर्स्ट कंपैरिजन बाय डेफिनेशन, empirical formula shows only simplest atomic ratio between atoms and molecular formula shows actual number of atoms of an element present in compound. My dear student, empirical formula हमें atomicity नहीं बताएगा, molecular formula हमें atomicity बताता है, यानी actual number of atoms of element present in compound. सेकंड जो है, इंपेरिकल फार्मूला जैसी टर्म को आप मॉलिक्यूलर और आयनिक कंपाउंड दोनों के लिए, जबकि मॉलिक्यूलर फार्मूला को आप सिर्फ मॉलिक्यूलर कंपाउंड्स के लिए यूज कर सकते हैं और आयनिक कंपाउंड्स के लिए इस टर्म को आप यूज नहीं करते. थर्ड पे आप कंपैरिजन कर सकते एग्जांपल्स के हवाले से. देखें तो अगर मॉलिक्यूलर फार्मूला के हवाले से मैं बात करूं तो एग्जांपल्स क्या हो सकती है. फॉर एग्जांपल इथाइन की बात करें तो इथाइन जिसे आप एसिटाइलिन कहते हैं, C2H2 मॉलिक्यूलर फार्मूला है किसका, एसिटाइलिन का. तो दिस वन इज द मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ एसिटाइलिन. सेकंड वन C2H4 C2H6 C6H6. फिफ्थ पे एग्जांपल दी जा सकती मॉलिक्यूलर फार्मूला के हवाले से C6H12O6 C6H6O2. तो माय डियर स्टूडेंट, यहाँ पे जो C2H2 है ये किसका फार्मूला है, एसिटाइलिन का. सेकंड वन किसका फार्मूला है, इथीन का मॉलिक्यूलर फार्मूला है. और ये C2H6 किसका है, इथेन का मॉलिक्यूलर फार्मूला है. इसी तरह C6H6 किसका है जी, ये मॉलिक्यूलर फार्मूला है किसका, बेंजीन का. और C6H12O6 किसका मॉलिक्यूलर फार्मूला है, ग्लूकोज का. और माय डियर स्टूडेंट, लास्ट पे क्या है, C6H6O2, ये फार्मूला है 1,4 डाईहाइड्रोक्सी बेंजीन का. 1,4 डाईहाइड्रोक्सी बेंजीन यानी डाईहाइड्रोक्सी बेंजीन, हाइड्रोक्सिल डेरिवेटिव ऑफ बेंजीन. तो ये C6H6 जो है O2 फार्मूला है मॉलिक्यूलर किसका, 1,4 डाईहाइड्रोक्सी बेंजीन का, यानी डेरिवेटिव हाइड्रोक्सिल डेरिवेटिव ऑफ
फिनोल कह सकते हैं आप, या हाइड्रोक्सिल डेरिवेटिव बेंजीन, बेंजीन। तो इसकी आप स्ट्रक्चर से ही आपको आइडिया हो जाएगा, स्ट्रक्चर इसकी क्या होगी, स्ट्रक्चर फार्मूला इसका क्या होगा, बेंजीन। और टू जो है वो इसके साथ क्या हो सकते हैं, हाइड्रोक्सिल ग्रुप, OH OH। तो डियर स्टूडेंट, इन्हीं के इंपीरिकल फार्मूलाज की अगर हम बात करें तो एसिटाइलिन का इंपीरिकल फार्मूला क्या होगा, CH। इसी तरह से इथीन का मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होगा, CH2। नेक्स्ट डियर स्टूडेंट CH3। और फोर्थ पे जो है वो बेंजीन C6H6 का मॉलिक्यूलर इंपीरिकल फार्मूला क्या होगा, CH। और 5 पे ग्लूकोज है, उसका इंपीरिकल फार्मूला क्या हो सकता है, CH2O। और C6H6O2 का इंपीरिकल फार्मूला क्या हो सकता है, C3H3O। तो माय डियर स्टूडेंट, ये कुछ 6 मैंने एग्जांपल दी हैं जिनके मॉलिक्यूलर फार्मूलाज हैं और इन्हीं के ये इंपीरिकल फार्मूलाज हैं। एनी क्वेश्चन डियर स्टूडेंट? नेक्स्ट जो फोर्थ पे कंपैरिजन है वो है कैलकुलेशन। तो मॉलिक्यूलर और इंपीरिकल फार्मूला की कैलकुलेशन के हवाले से बात करें तो माय डियर सन, इंपीरिकल फार्मूला आप कैलकुलेट कर सकते हैं एक्सपेरिमेंटली भी और थ्योरेटिकली भी, दोनों तरह से। एक्सपेरिमेंटली भी कैलकुलेट कर सकते हैं आप इसको, और आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं थ्योरेटिकली भी। माय सन, एक्सपेरिमेंटली आप इंपीरिकल फार्मूला कैसे कैलकुलेट करेंगे, बाय एलिमेंटल एनालिसिस। तो किसी भी कंपाउंड का इंपीरिकल फार्मूला जो है वो आप कैलकुलेट कर सकते हैं बाय एलिमेंटल एनालिसिस से। और एलिमेंटल एनालिसिस माय डियर सन जो है ये वही टर्म है जिसको आप क्या कहते हैं, फर्स्ट ईयर चैप्टर 1 टॉपिक है कंबस्शन एनालिसिस। तो इसी को आप क्या कहते हैं माय सन, कंबस्शन एनालिसिस। और अगर हम थ्योरेटिकली बात करें तो इसको थ्योरेटिकली भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं। थ्योरेटिकली अगर आपको वो परसेंटेज कंपोजिशन देता है तो तीन तरह से, तीन न्यूमेरिकल्स है। अगर आप देखें पंजाब टेक्स्ट बुक के हवाले से एग्जाम्पल नंबर 2, 3 एंड 4, तो मैं तीनों के हवाले से बात करना चाहूंगा कि आपकी जो एग्जाम्पल नंबर 2 है उसमें वो आपको मैसेज ऑफ एलिमेंट्स दे देता है। व्हेन मैसेज ऑफ एलिमेंट्स आर गिवन, व्हेन मैसेज ऑफ एलिमेंट्स, व्हेन मैसेज ऑफ एलिमेंट्स लाइक कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, और प्लस जो है वो कंपाउंड की जो मैस है, मैस ऑफ कंपाउंड प्लस कंपाउंड, मैस ऑफ कंपाउंड एंड मैसेज ऑफ एलिमेंट्स कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन इज गिवन। तो आप क्या करेंगे, इसका इंपीरिकल फार्मूला कैलकुलेट कर सकते हैं थ्योरेटिकली। और सेकंड वन माय डियर सन, इसको एक्सप्लेन करेंगे आगे नेक्स्ट। तो सेकंड वन जो एग्जांपल नंबर 3 है उसमें वो देता है जी आपको मैसेज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड सैंपल। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड का कोई सैंपल है उसकी वो मैस आपको दे देता है, और प्लस वो मैसेज देता है कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर की। तो आप उससे भी इंपीरिकल फार्मूला कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे पॉसिबल है, ये आगे कैलकुलेशन आपको जो है वो करवाई जाएगी, उससे क्लियर हो जाएगा। थर्ड पे माय सन कैसे कर सकते हैं, ये आपको फैसिलिटेट करेगा। माय सन, मैसेज अगर एलिमेंट्स की गिवन है तब भी आप परसेंटेज कंपोजिशन कैलकुलेट करेंगे, और अगर वो मैसेज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड वाटर देता है तब भी आप परसेंटेज कंपोजिशन ही कैलकुलेट करेंगे। इन दोनों केसेस में आपने परसेंटेज कंपोजिशन ही कैलकुलेट करनी है। और थर्ड वन वो अगर आपको परसेंटेज कंपोजिशन ही दे देता है तो आपको कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आप उसका इंपीरिकल फार्मूला कैलकुलेट कर सकते हैं। थर्ड वन परसेंटेज कंपोजिशन इज अ गिवन। अब ये मैसन परसेंटेज कंपोजिशन आपने कैलकुलेट कर ली, अगर मैसेज गिवन है या मैसेज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड वाटर गिवन है, या वो परसेंटेज कंपोजिशन डायरेक्टली आपको देता है। तो मैसन आपने इंपीरिकल फार्मूला कैलकुलेट करना है, उसके लिए कितने स्टेप्स, सही स्टेप्स कितने हैं,
स्टेप्स इन्वॉल्व इन इंपेरिकल फार्मूला आपकी पंजाब टेक्स्ट बुक में भी लिखा हुआ है। इन लिस्ट 4 स्टेप्स इन्वॉल्व इन डिटर्मिनेशन ऑफ इंपेरिकल फार्मूला। तो वो मैं यहाँ पे रिपीट कर देता हूँ, नंबर 1, नंबर 2, 3 एंड 4। तो माई सन पहला स्टेप क्या है कि आपने परसेंटेज कंपोजिशन कैलकुलेट कर ली इन तीनों तरह से, या तो गिवन है या आपने कैलकुलेट कर ली। तो परसेंटेज कंपोजिशन नंबर 1। सेकंड बाई सन आपने क्या कैलकुलेट करनी है, मोल रेशो। आप सेकंड पे क्या कैलकुलेट करोगे, मोल रेशो कैलकुलेट करोगे। तो मोल रेशो कैसे कैलकुलेट करनी है, जो परसेंटेज गिवन होगी, तो परसेंटेज ऑफ एलिमेंट्स जो गिवन है, परसेंटेज ऑफ एलिमेंट्स जो गिवन है, उसको आप माई सन डिवाइड कर देंगे एटॉमिक मैस से। तो परसेंटेज ऑफ एलिमेंट्स कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन फॉर एग्जांपल आपने कैलकुलेट कर लिया, तो उसको डिवाइड कर लेंगे एटॉमिक मैस से। उससे आपको क्या मिलेगी, मोल रेशो। माई सन थर्ड पे फिर मोल रेशो जो आपको मिल जाएगी, तो मोल रेशो को आप अगेन ले जो आपने कैलकुलेट कर ली है। तो मोल रेशो के बाद आपने क्या कैलकुलेट करनी है, एटॉमिक रेशो। तो थर्ड पे क्या आ जाएगी, एटॉमिक रेशो। माई सन एटॉमिक रेशो आप कैसे कैलकुलेट करेंगे, जब आप मोल रेशो को डिवाइड कर लेंगे किससे, लीस्ट वैल्यू से, लीस्ट वैल्यू से। फॉर एग्जांपल मोल रेशो आ गई 2, 4, 6, तो आप 2 डिवाइडेड बाई 2, 4 डिवाइडेड बाई 2 एंड 6 डिवाइडेड बाई 2 करेंगे, मतलब लीस्ट वैल्यू से उसको आप डिवाइड कर देंगे। उससे क्या मिलेगी, एटॉमिक रेशो। अब एटॉमिक रेशो जो है वो अगर तो होल नंबर में आ गई तो वेल एंड गुड, अदरवाइज फोर्थ पे आप क्या करोगे, एटॉमिक रेशो जो फ्रैक्शनल एटॉमिक रेशो है, एटॉमिक रेशो अगर क्या आ जाती है, फ्रैक्शनल एटॉमिक रेशो, तो उसको आप क्या करोगे, फोर्थ पे कन्वर्ट करोगे, उसकी कन्वर्जन करोगे किस में, होल नंबर में। तो इस तरह से लास्ट पे जो है वो जो सिंपलेस्ट एटॉमिक रेशो आती है वही आपको डायरेक्ट इंपेरिकल फार्मूला देगी। डियर स्टूडेंट, हाउ टू कैलकुलेट इंपेरिकल फार्मूला, 4 स्टेप्स इन्वॉल्व इन डिटर्मिनेशन ऑफ इंपेरिकल फार्मूला, जो मैंने आपको बता दिया। इसी तरह से कैलकुलेशन ऑफ मॉलिक्यूलर फार्मूला के हवाले से भी बात करें तो यहाँ भी 4 स्टेप्स है। फर्स्ट ऑफ ऑल मॉलिक्यूलर फार्मूला अगर आपने कैलकुलेट करना है तो सबसे पहले तो आप क्या कैलकुलेट करेंगे, इंपेरिकल फार्मूला जो आपको मिल जाता है परसेंटेज कंपोजिशन से या एक्सपेरिमेंटली बाय एलिमेंटल एनालिसिस से। तो इंपेरिकल फार्मूला के बाद सेकंड वन जो है, डियर स्टूडेंट, इंपेरिकल फार्मूला के बाद आपने क्या कैलकुलेट करना है, इंपेरिकल फार्मूला मैस कैलकुलेट करनी है। थर्ड नंबर पे आपने क्या करना है, आपने एन कैलकुलेट करना है। एन क्या होगा, मॉलिक्यूलर फार्मूला मैस अगर गिवन है तो देन आप उसको डिवाइड करेंगे इंपेरिकल फार्मूला मैस से। इस तरह से आपको एन मिल जाएगा। और फोर्थ पे माय डियर स्टूडेंट रिलेशन है बिटवीन इंपेरिकल फार्मूला एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला। तो यहाँ पे फोर्थ क्या है जी, फोर्थ पे रिलेशन बिटवीन इंपेरिकल फार्मूला एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला। तो रिलेशनशिप है बिटवीन मॉलिक्यूलर फार्मूला एंड इंपेरिकल फार्मूला। तो इंपेरिकल फार्मूला इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ एन। यहाँ पे माई डियर स्टूडेंट एन आप जानते हैं क्या है, ये रेशो है बिटवीन मॉलिक्यूलर फार्मूला मैस एंड इंपेरिकल फार्मूला मैस। तो इस तरह से आप मॉलिक्यूलर फार्मूला कैलकुलेट कर सकते हैं। ये जो मैंने आपको 4 स्टेप्स बताए हैं, ये मॉलिक्यूलर फार्मूला आप कैलकुलेट करने का ये जो प्रोसीजर है, ये थ्योरेटिकली आप कैलकुलेट कर रहे हैं। एक्सपेरिमेंटली तो बहुत सारे मेथड्स हैं। एक्सपेरिमेंटली अगर कैलकुलेट करना है तो वो स्पेक्ट्रा से आपको मिल जाएगा। तो आप स्पेक्ट्रा से या डिफरेंट टेक्निक से जो है वो आप मॉलिक्यूलर फार्मूला भी कैलकुलेट कर सकते हैं। डियर स्टूडेंट, यहाँ पे जो n है इसकी वैल्यू क्या हो सकती है, इसकी वैल्यू 1, 2, 3, 4 ऐसे सोन हो सकती है। लेकिन जिन कंपाउंड्स के लिए n की वैल्यू जो है वो 1 आ जाए तो उनके मॉलिक्यूलर और एम्पिरिकल फार्मूला सेम होते हैं। व्हेन n इज इक्वल टू 1, तो देयर आर सो मेनी कंपाउंड्स व्हिच हैव सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला एंड एम्पिरिकल फार्मूला व्हेन n इज इक्वल टू 1, मतलब यूनिटी होती है। जब n की वैल्यू यूनिटी होगी तो देन मॉलिक्यूलर फार्मूला जो है वो सेम ही होगा जो उस कंपाउंड का एम्पिरिकल फार्मूला है। इस हवाले से भी एक एग्जांपल कर लें ताकि कॉन्सेप्ट जो है वो आपका क्लियर हो जाए।
तो बहुत सारे कंपाउंड्स हैं, जैसे जो है वो आप सक्रोज के हवाले से बात कर लें। सक्रोज, तो सक्रोज का फार्मूला क्या है? C12 है, H22 है, O11 है। इसका इसके लिए N की जो वैल्यू है वो यूनिटी होती है, तो मॉलिक्यूलर फार्मूला और इंपेरिकल फार्मूला दोनों ही इसके क्या होंगे? सेम होंगे। तो एक और एमसीक्यूज यहाँ पे कर लें ताकि ये क्लियर हो जाए कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड हैव ओनली इंपेरिकल फार्मूला। तो ऐसे कौन सा कंपाउंड है जिसके लिए सिर्फ इंपेरिकल फार्मूला होता है? यहाँ पे मैं लिख देता हूँ जी। नंबर 1 जो है वो ग्लूकोज लिख देता हूँ माय डियर सन, ग्लूकोज। सेकंड वन जो है वो कर लें आप सक्रोज, तो सक्रोज हो सकता है, ग्लूकोज हो सकता है। इसी तरह से एसिटिक एसिड हो सकता है, और फोर्थ पे जो है वो NaCl। तो माय डियर सन, अगर ये एमसीक्यूज आपसे पूछा जाए कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड हैव ओनली, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड हैव ओनली इंपेरिकल फार्मूला, तो माय सन ये कंपैरिजन ही आपको, कंपैरिजन इनेबल्स यू टू टैकल दिस सिचुएशन, कि आपको बताया था मैंने कि इंपेरिकल फार्मूला एक ऐसी टर्म है जो सिर्फ आयनिक कंपाउंड्स, इंपेरिकल फार्मूला एक ऐसी टर्म है जो है वो। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ पे जो एमसीक्यूज है स्टेटमेंट देखें कि विच ऑफ द फॉलोइंग हैव ओनली इंपेरिकल फार्मूला। तो मैंने जब इंपेरिकल और मॉलिक्यूलर फार्मूलाज का कंपैरिजन बताया था, तो मैंने वहां पे ये एक्सप्लेन किया था कि माय सन, इंपेरिकल फार्मूला एक ऐसी टर्म है जो आयनिक और मॉलिक्यूलर कंपाउंड दोनों के लिए यूज होती है। लेकिन जो आयनिक कंपाउंड्स होते हैं वो सिर्फ इंपेरिकल फार्मूला रखते हैं, लेकिन उनका कोई मॉलिक्यूलर फार्मूला नहीं होता, क्योंकि वो मॉलिक्यूलर फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करते। तो विच ऑफ द फॉलोइंग हैव ओनली इंपेरिकल फार्मूला, तो इनमें से कौन सा कंपाउंड है जिसका सिर्फ इंपेरिकल फार्मूला होता है, मॉलिक्यूलर फार्मूला नहीं होता? ये जो ग्लूकोज है, सक्रोज है, एसिटिक एसिड है, इन तीनों के मॉलिक्यूलर भी है और इंपेरिकल फार्मूलाज भी पॉसिबल है। लेकिन आयनिक कंपाउंड जो NaCl है, इनके मॉलिक्यूलर फार्मूलाज नहीं होते, इसका सिर्फ इंपेरिकल फार्मूला होगा। तो ये माय सन, विच ऑफ द फॉलोइंग हैव ओनली इंपेरिकल फार्मूला, तो आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी। नेक्स्ट डियर सन, 6 एमसीक्यूज है जो रिपीट होते रहते हैं, वो भी आप देखें किस तरह से होगा कि आपको वो मॉलिक्यूलर मैसेज या मोलर मैसेज वो देगा 26, 28, 30, 60, 110, 180, ये आपकी पूरी पंजाब टेक्स्ट बुक में मौजूद है। मुख्तलिफ तरह से इनमें से कुछ मौजूद है, तो बाकी एंटी टेस्ट के हवाले से मैंने बता दिए। अब इंपेरिकल फार्मूला आपको देगा, मोलर मैसेज देगा, और इंपेरिकल, इनके इंपेरिकल फार्मूलाज दे देता है। आप पहले कहता है जी मोलर मैस कितनी 26, और इंपेरिकल फार्मूला क्या है CH। सेकंड का इंपेरिकल फार्मूला CH2, थर्ड का इंपेरिकल फार्मूला CH3, फोर्थ का इंपेरिकल फार्मूला CH2O, एंड फिफ्थ का इंपेरिकल फार्मूला C3H3O, एंड लास्ट जो 180 है उसका भी इंपेरिकल फार्मूला जो है वो क्या होगा? CH2O। ऐसे आपको वो 6 एमसीक्यूज है, ये मैं एक साथ ही करवा देता हूं, तो देखिएगा जरा। आपको गिवन क्या होगा? आपसे वो पूछेगा कि मॉलिक्यूलर फार्मूला बताएं, जबकि मोलर मैस एंड इंपेरिकल फार्मूलाज आर गिवन। तो गिवन क्वांटिटी दो ही होगी, इनकी मोलर मैस और इंपेरिकल फार्मूला, और मॉलिक्यूलर फार्मूला वो आपसे पूछेगा। और ये भी हो सकता है कुछ एमसीक्यूज में उसने स्ट्रक्चर फार्मूला भी पूछा है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है इंपेरिकल फार्मूला, मॉलिक्यूलर फार्मूला, मोलर मैस एंड स्ट्रक्चर फार्मूला। इस हवाले से जरा ये क्लियर कर लें माई सन। तो यहाँ देखिए बहुत ही आसान है। मोलर मैस कितनी माई सन? 26 है। इंपेरिकल फार्मूला उसका गिवन है CH। आपने क्या करना है? कार्बन की 12, हाइड्रोजन की 1। तो माई सन यहाँ पे इंपेरिकल ही फार्मूला जो है उसकी क्या आ जाएगी? इंपेरिकल फार्मूला मैस आ जाएगी। तो मुझे बता सकते कोई, एनी स्टूडेंट? CH की इंपेरिकल फार्मूला मैस क्या होगी? कार्बन की 12, हाइड्रोजन की 1, तो 13 होगी। CH2 की आप उसमें एक इजाफा कर लें, 14 हो जाएगी, 12 और 2 14। नेक्स्ट जो है वो CH3, कार्बन की 12 एंड 3 हाइड्रोजन की, तो क्या हो जाएगी? 15।
और CH2O में 12 और 2 14, 14 और 16, तो ये 30 बनती है। नेक्स्ट माई सन C3H3O, इसकी इंपीरिकल फार्मूला मैथ जो है वो 55 बन जाएगी। CH2O की अगेन जो है वो 30 आ जाएगी। तो माई सन यहाँ पे आपने इंपीरिकल फार्मूलाज गिवन थे और उनकी इंपीरिकल फार्मूला मैथ कैलकुलेट कर ली, और अब आपने क्या कैलकुलेट करना है, एन कैलकुलेट करना है। एन जो है, एन क्या होगा, जो आपकी मैथ मोलर मैथ है डिवाइडेड बाई इंपीरिकल फार्मूला मैथ। तो पहले केस में क्या आई थी, ये जी मैं ऐसे लिख देता हूँ फार्मूला, कि मोलर मैथ को आपने डिवाइड करना है इंपीरिकल फार्मूला मैथ से। तो मोलर मैथ जो है वो आपको गिवन है, कितनी है जी, 26। इंपीरिकल फार्मूला मैथ कितनी है, 13। तो 26 डिवाइडेड बाई 13, आंसर क्या होगा, 2 2 2 2। नेक्स्ट भी 110 डिवाइडेड बाई 55, 2 ही होगा। और इस केस में 180 डिवाइडेड बाई 30, तो 6 होगा। तो भाई सन यहाँ पे ये जो आंसर आए 2 2 2 एन की वैल्यूज हैं, वो आपको पता चल गया होगा कि कैसे आई है, मोलर मैथ डिवाइडेड बाई इंपीरिकल फार्मूला मैथ। अब आपसे वो कहता है जी कोई एक एमसीक्यूज आएगा इस हवाले से, मैंने आपको 6 कोलेक्टिवली मैंने मतलब आपको एक साथ बताना चाहा है, तो आई ट्राइड माई बेस्ट कि आप समझ पाए इसको। मोलर जो मैथ है माई सन, मालिकुलर फार्मूला सॉरी, इज इक्वल टू इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ एन इंपीरिकल फार्मूला मल्टीप्लाइड बाई एन। तो यहाँ पे वो जिसका भी मालिकुलर फार्मूला आपसे पूछेगा, फॉर एग्जांपल वो पहले का पूछता है जी आपसे, तो आपने क्या करना है, एन की वैल्यू क्या है 2, तो 2 इंटू इंपीरिकल फार्मूला, जिसका भी पूछा है मालिकुलर फार्मूला, आपने उसके इंपीरिकल फार्मूला को एन से मल्टीप्लाई करना है। तो मुझे बताएं यहाँ पे क्या आएगा जी, इसका मालिकुलर फार्मूला C2H2 आ जाएगा। सेकंड केस में कोई बताएगा, वैल्यू एन की अगेन 2 है, लेकिन इंपीरिकल फार्मूला में फर्क आ गया, CH2 हो गया, तो 2 इंटू CH2, तो आप मल्टीप्लाई करें, क्या होगा, C2 होगा, और H क्या हो जाएगा 4। थर्ड में कोई बताएं, थर्ड में क्या है जी माई सन, इंपीरिकल फार्मूला CH3 है, तो आपने, और n की वैल्यू 2 अगेन 2 ही है, तो CH3 को आप मल्टीप्लाई कर लें 2 से, तो ये C2 और H क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। फोर्थ पे अगर आप देखें 1 2 3 4, 4 पे 60 है, और CH3 उसका जो है वो इंपीरिकल फार्मूला है, n की वैल्यू 2 आप मल्टीप्लाई करें। नेक्स्ट देखें 110 के केस में CH2O है, इसी तरह से ये बाकी आप कर सकते हैं। यहाँ पे देखें जी, ये 110 का देखें मोलर मैथ जो है वो 110 इंपीरिकल फार्मूला CH2O है, 110 इंपीरिकल फार्मूला सॉरी, ये जो 110 है ना, इस केस में इंपीरिकल फार्मूला है C3H3O, जिसकी इंपीरिकल फार्मूला मैथ क्या आती है 55, और n की वैल्यू क्या है 2। तो इस वाले से देखिएगा जरा, यहाँ पे क्या आ जाएगा, जो है वो 2 इंटू C3H3O, और आप मल्टीप्लाई कर लें तो C6H6O2 हो जाएगा। इसी तरह से लास्ट पे माई सन 180 मोलर मैथ है और इंपीरिकल CH2O है, तो मालिकुलर फार्मूला डायरेक्ट ही बता दें क्या होगा, C6H12O6 आ जाएगा। तो माई सन ये भी कुछ एमसीक्यूज में मैंने देखा है कि उसने ये भी पूछा है कि इनका स्ट्रक्चर फार्मूला भी बताएं, तो मैं तरीका बता देता हूँ। ये देखिए C2H2 है, तो मैक्सिमम कार्बन कितने बॉन्ड बना सकता है 4, तो आपने क्या करना है, कार्बन कार्बन पहले सिंगल बॉन्ड, और कितने हाइड्रोजन 2, एक फर्स्ट को दे दें एक सेकंड को दे दें, और 4 बॉन्ड्स कंप्लीट करने हैं, तो कार्बन कार्बन यहाँ पे क्या होगा, ट्रिपली बॉन्डेड। तो ये दिस वन इज अ स्ट्रक्चरल फार्मूला। तो आपसे स्ट्रक्चर फार्मूला पूछे भी, एक कंपाउंड है जिसकी मोलर मास दिस वन, उसका इंपीरिकल फार्मूला दिस वन, तो आप उसका स्ट्रक्चर फार्मूला भी बताएं और मॉलिक्यूलर फार्मूला भी बताएं। तो वो मॉलिक्यूलर फार्मूला छोड़ के डायरेक्ट स्ट्रक्चर फार्मूला आपसे पूछ सकता है, उसके लिए आपको मॉलिक्यूलर फार्मूला का आइडिया होना चाहिए। तो इनमें से कोई और रैंडमली कोई एक चेक कर लें। तो ये क्या है जी, ग्लूकोज है, और ये वही मैंने आपको बताया था 1,4 डाईहाइड्रोक्सी बेंजीन, बेंजीन का एक डेरिवेटिव है। और ये क्या है जी, C2H6, इस वाले से देख लें। तो C2H6 की आपने स्ट्रक्चर ड्रा करनी है, तो इट्स वेरी सिंपल कि कार्बन 2 है और हाइड्रोजन जो है वो 6 है, तो 3 फर्स्ट को दे दें 3 सेकंड को दे दें, तो ये इथेन आ जाएगा। तो इस तरह से आपसे स्ट्रक्चर फार्मूला भी पूछा जा सकता है। जी डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट हम बात करते हैं कंबस्शन एनालिसिस के हवाले से। कंबस्शन एनालिसिस को यू नो वेरी वेल एलिमेंटल एनालिसिस भी कहते हैं।
और एलिमेंटल एनालिसिस मतलब एलिमेंट्स को आप एनालाइज कर सकते हैं। अच्छा, ये जो कंबशन एनालिसिस है ये क्वांटिटेटिव एनालिसिस भी है और क्वालिटेटिव एनालिसिस भी है। तो क्वांटिटेटिव एनालिसिस प्रोसेस ऑफ डिटर्मिनेशन ऑफ मैसेज ऑफ द एलिमेंट्स, और क्वालिटेटिव एनालिसिस में प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफिकेशन ऑफ द एलिमेंट्स। तो ये मुकम्मल जो एनालिसिस है उसमें माइसन क्वांटिटेटिव एनालिसिस भी आ जाता है और क्वालिटेटिव एनालिसिस भी आ जाता है। मतलब अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड वाटर की जो है वो अमाउंट्स कैलकुलेट करें या कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन जैसे कंपाउंड की परसेंटेज कैलकुलेट करें तो ये आ जाएगा जी क्वांटिटेटिव एनालिसिस। लेकिन अगर डिटेक्ट करें कि ऑर्गेनिक कंपाउंड में क्या कार्बन मौजूद है या हाइड्रोजन मौजूद है या ऑक्सीजन मौजूद है, फॉर एग्जांपल एनी अननोन कंपाउंड को आप बर्न करवाते हैं कंबस्शन ट्यूब में, ऑर्गेनिक कंपाउंड की बर्निंग करवाते हैं और स्ट्रीम ऑफ ऑक्सीजन आप उसको सप्लाई करते हैं, तो कंप्लीट कंबस्शन के बाद जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है कंटेनिंग कार्बन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन क्या देगा, कार्बन डाइऑक्साइड पैदा करेगा और वाटर प्रोड्यूस करेगा। और अगर इसमें कार्बन मौजूद है तभी कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो प्रोड्यूस होगी, और अगर इसमें हाइड्रोजन मौजूद है ऑर्गेनिक कंपाउंड में तो ये वाटर में प्रोड्यूस करेगा। अब डेफिनेटली आपने इसकी एग्जैक्ट जो मैथ्स आप जानते हैं, बिफोर कंबस्शन KOH जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड को अब्सॉर्ब करने के लिए यूज करेंगे और मैग्नीशियम परक्लोरेट वाटर को अब्सॉर्ब करने के लिए यूज करते हैं। इनकी जो मैसेज है माय डियर सन बिफोर कह लें कि बिफोर कंबस्शन जो है वो एक्सपेरिमेंट कंडक्ट करने से पहले की जो मैसेज है वो आप जानते हैं, और आफ्टर कंप्लीट कंबस्शन प्रोसेस इनकी मैसेज में इंक्रीज आएगी, और आप बाय डिफरेंस इन मैसेज से आप अमाउंट कार्बन डाइऑक्साइड की और वाटर की कैलकुलेट कर सकते हैं। तो माय डियर सन ये पॉइंट समझने वाला है कि हाउ टू कैलकुलेट मास ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड अब्सॉर्ब बाय अब्सॉर्बर एंड हाउ टू कैलकुलेट मास ऑफ वाटर अब्सॉर्ब बाय अब्सॉर्बर। तो वो मैंने आपको बता दिया, इनकी एग्जैक्ट मैसेज आप जानते हैं और इंक्रीज इन मैसेज से आप इनकी मैसेज कैलकुलेट कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे डियर सन जो लिमिटेशन है कि जो कंबस्शन एनालिसिस है वो किस टाइप के कंपाउंड्स पे अप्लाई होता है या किस कंपाउंड का आप कंप्लीट एनालिसिस के थ्रू उसका एलिमेंटल एनालिसिस के थ्रू इंपेरिकल फार्मूला कैलकुलेट कर सकते हैं। तो भाई डियर सन यहाँ पे देखें जो है वो ग्लूकोज है और बेंजीन है और इसी तरह से एसिटिक एसिड है और ये यूरिया है। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड कैन नॉट बी एनालाइज्ड बाय कंबस्शन एनालिसिस। तो इस हवाले से यूरिया में जो है वो कार्बन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के अलावा नाइट्रोजन भी मौजूद है, और हमारा जो एलिमेंटल एनालिसिस है या कंबस्शन एनालिसिस है, जो कंबस्शन ट्यूब है जिसमें आप कंप्लीट बर्निंग के बाद उसकी कंबस्शन के बाद एनालाइज करते हैं, वो ऐसा ही ऑर्गेनिक कंपाउंड होना चाहिए जो हाइड्रोकार्बन हो या उसका डेरिवेटिव हो जैसे कि ग्लूकोज वगैरह है। तो दिस कंपाउंड कैन नॉट बी एनालाइज्ड थ्रू कंबस्शन एनालिसिस। तो नेक्स्ट माय डियर सन परसेंटेज के हवाले से, जिसको परसेंटेज कंपोजिशन के हवाले से कुछ फार्मूलाज हैं। आपने परसेंटेज कार्बन की, हाइड्रोजन की और ऑक्सीजन की कैलकुलेट करनी है। दो की परसेंटेज आप यूजिंग फार्मूला कैलकुलेट करेंगे, तीसरे की आप बाय डिफरेंस मेथड कैलकुलेट करेंगे। रीजन इज दैट कि ऑक्सीजन जो है वो ऑलरेडी कंपाउंड में भी मौजूद है और बाहर से भी हम सप्लाई कर रहे हैं, उसके लिए कोई ऑब्जॉर्वर भी नहीं है, तो आप उसकी परसेंटेज बाय डिफरेंस मेथड कैलकुलेट करेंगे। जबकि कार्बन और हाइड्रोजन की मैसेज आप बाय यूजिंग दिस फार्मूला करेंगे। फार्मूला क्या है कि यहाँ पे जो कंबस्शन ट्यूब में जो आपने सैंपल लिया है, ये ऑर्गेनिक कंपाउंड का आपने क्या लिया है माय सन, सैंपल लिया है। तो सैंपल की जो अमाउंट है या मैस है वो आप यहाँ पे लिखेंगे, और मैस ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड अब्जॉर्बर ने जो अब्जॉर्ब किया वो यहाँ पे लिखेंगे। मल्टीप्लाई कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर कार्बन की मैस 12 है और CO2 की पूरे की मैस जो है वो 44 है। तो ये अब्जॉर्बर ने जो कार्बन डाइऑक्साइड अब्जॉर्ब की वो वहां यहाँ पे आएगी मैस, और ये मैस ऑफ द सैंपल आएगी 12/44 मल्टीप्लाई 100। और ये फार्मूला है परसेंटेज कैलकुलेट करने का हाइड्रोजन की, जिसमें वाटर से आपने हाइड्रोजन की परसेंटेज कैलकुलेट करनी है। तो मैस ऑफ द वाटर वेपर्स अब्सॉर्ब बाय अब्सॉर्बर, और नीचे मैस ऑफ द कंपाउंड या सैंपल आ जाएगी, मल्टीप्लाई जो है इस फार्मूला के अंदर हाइड्रोजन की जो मैस है वो 2.016 है, जबकि इस पूरे फार्मूला की मैस 18 है मल्टीप्लाई 100। तो यूजिंग दिस फार्मूलाज आप परसेंटेज कार्बन और हाइड्रोजन की कैलकुलेट करेंगे, और बाय डिफरेंस मेथड आप दोनों का सम करने के बाद 100 में से माइनस करेंगे, जिससे आपको परसेंटेज ऑक्सीजन की मिल जाती है। अब इससे रिलेटेड एक ये फार्मूलाज आपको पता होना चाहिए। जो एंटी टेस्ट में एमसीक्यूज आता है माय डियर सन, वो इस तरह का आएगा कि वो आपको मैस ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड दे देगा और मैस ऑफ द कंपाउंड दे देगा, और आपसे परसेंटेज पूछ लेगा कि कार्बन की परसेंटेज क्या है। तो इस वाले से देखें, मैस ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड कहता है जी 1.1 ग्राम है,
और mass of the organic compound 2.4 ग्राम है। तो mass percentage of कार्बन जो है वो आप बताएं। तो इस वाले से ये फार्मूला आप देखें तो mass of जो कार्बन डाइऑक्साइड ऑब्जॉर्वर ने ऑब्जॉर्व की है वो कितनी है हमारी सन 1.1 ग्राम है, जबकि मैस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड कितनी है जी 2.4 ग्राम है। मल्टीप्लाई यूजिंग दिस फार्मूला क्या लिखेंगे यहाँ पे 12 ओवर क्या आ जाएगा 44 परसेंटेज का 100 आ जाएगा। तो हमारी सन सिंप्लीफाई करें इसको तो ये 12 2 टाइम्स 24 होगा, पॉइंट से ये पॉइंट कैंसिल कर लें और जो 11 है वो 44 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या रह जाता है जी, पॉइंट से पॉइंट खत्म, 11 4 टाइम्स 44 और 12 2 टाइम्स 24। तो यहाँ पे क्या बच जाएगा जी 100 डिवाइडेड बाई जो है वो 8। तो माई सन यहाँ पे 100 डिवाइडेड बाई 8 अगर आप डिवाइड करें तो ये कितना बनता है 12% बनता है। तो आपसे पूछा गया था कि परसेंटेज ऑफ कार्बन बताएं व्हेन मास ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड इज 1.1 ग्राम एंड मास ऑफ द कंपाउंड इज 2.4 ग्राम। तो वो क्या आंसर आएगा, डी आएगा इसमें। तो ये एमसीक्यूज भी आपको बता दिया मैंने कि कौन सा कंपाउंड आप कंबशन एनालिसिस के थ्रू एनालाइज नहीं कर सकते या एम्पिरिकल फार्मूला कैलकुलेट नहीं कर सकते, वो इस पे कंबशन एनालिसिस जो है वो अप्लाई नहीं होगा यूरिया के केस में, क्योंकि इसमें कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन के अलावा नाइट्रोजन भी मौजूद है। तो नेक्स्ट डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट एक और एमसीक्यूज करें। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर हैव सेम परसेंटेज कंपोजिशन। तो डियर सन इट्स वेरी सिंपल वे टू आइडेंटिफाई कि इनमें से किस पेयर की परसेंटेज कंपोजिशन सेम है। तो आपने क्या करना है, इनके मॉलिक्यूलर फार्मूलाज देखें और इनका एम्पिरिकल फार्मूला आपको आइडिया हो जाना चाहिए। तो विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर हैव सेम परसेंटेज कंपोजिशन, जिनके एम्पिरिकल फार्मूला सेम होते हैं उनकी परसेंटेज कंपोजिशन भी सेम होती है। तो इसमें ऑप्शन क्या होगा, अल्फा बेंजीन का, ये मैं जरा क्लियर कर दूं, बेंजीन का डियर सन मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है C6H6 और एसिटाइलिन का मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है C2H2। और अगर इसका एम्पिरिकल फार्मूला बेंजीन का क्या होगा CH और एसिटाइलिन का भी इंपेरिकल फार्मूला क्या होगा CH। तो आप देखें यहाँ पे दोनों के इंपेरिकल फार्मूलाज क्या है, सेम है। और हर वो पेयर जिनके इंपेरिकल फार्मूला सेम होंगे उनकी परसेंटेज कंपोजिशन भी सेम होगी, क्योंकि आप परसेंटेज कंपोजिशन से ही इंपेरिकल फार्मूला कैलकुलेट करते हैं। और अगर इफ टू कंपाउंड्स हैव सेम परसेंटेज कंपोजिशन देन दे हैव सेम इंपेरिकल फार्मूला। नेक्स्ट क्या है जी, परसेंटेज कंपोजिशन इज अ 40% एंड 60% ऑफ ए एंड बी। यहाँ पे कोई एलिमेंट ए है और बी है और आपने उसका इंपेरिकल फार्मूला बताना है। तो आप इस वाले से एक प्रोसीजर है कि परसेंटेज को आपने डिवाइड करना है उनकी एटॉमिक मास से। तो माय डियर सन ए की जो परसेंटेज है वो कितनी है जी 40% है, बी की जो परसेंटेज है वो 60% है। आपने इन परसेंटेज को डिवाइड कर लेना है इनकी एटॉमिक मास से। इसकी एटॉमिक मास 10 है, इसकी एटॉमिक मास जो है वो 12 है। सिंपलीफाई करें, 0 से 0 कैंसिल 4 आ जाएगा और ये जो है वो 12 5 टाइम्स 60 होगा तो 4:5 आ जाता है। तो अब यहाँ पे 4 और 5 रेशो आ जाती है और आप जो है वो इसका इंपीरिकल फार्मूला क्या बताएंगे, तो ए बी लिखें और सिंपलेस्ट एटॉमिक रेशो 4 5 तो A4B5 आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या ऑप्शन थी, ए बी है, A2B3 है, A4B6 है। तो ज्यादातर स्टूडेंट जो है वो 40% और 60% को देख के A4B6 कर देगा या वो 2 कॉमन लेके A2 और B3 कर देगा इन दोनों में से। लेकिन एक्चुअली यहाँ पे क्या आती है, A4 और B जो है वो 5 है। तो एटॉमिक रेशो 4:5 आई थी, तो इंपेरिकल फार्मूला क्या होगा A4B5। तो चलिए बाकी इंशाल्लाह इस चैप्टर का लास्ट जो लेक्चर होगा, इस चैप्टर का जो लास्ट लेक्चर होगा वो हम करेंगे एवोगैड्रो नंबर और जो है वो कंसेप्ट ऑफ मोल पे। तो इंशाल्लाह